ये कानून अंग्रेज़ों के बनाए काले कानून की तरह नहीं होने चाहिए कि एक बार जो कानून बना दिए पत्थर की लकीर हो गई। ये जांच और इलाज की सुविधा भी प्राइवेट क्षेत्र के संस्थानों को अथवा पीपी मोड पर देने लगी है। जो बड़ी बड़ी जांच एवं इलाज की मशीनें जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ओटी की विभिन्न मशीनें, हार्ट ऑपरेशन एवं ऑपरेशन में काम आने वाली विभिन्न मशीनें, ऐसी तमाम मशीनें उपकरणों की रेट चेक की जाए। पर आज तक ईमानदारी से किसी भी सरकार ने ये नहीं किया, नहीं करेगी। आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबार में विज्ञापन पढ़ते रहते हैं कि 20 तरह की 25 तरह की जांच 250 रुपये में, ये 499 रुपये में, क्योंकि आपके शरीर के स्वास्थ्य की जांच और उसकी रिपोर्ट उचित नहीं आने पर, सही नहीं आने पर आपके साथ पश्चिम बंगाल की सरकार की तरह खेला तो हो ही जाएगा। बात आम जन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने राजनीतिक क्षेत्र की तरह चिकित्सा क्षेत्र में फैले हुए घोरतम भ्रष्टाचार का थोड़ा सा एनालिसिस किया था। थोड़ा सा इसलिए कि यह भ्रष्टाचार का क्षेत्र राजनीति की तरह बहुत अंदर तक, शायद समुद्र की गहराई तक या फिर कहीं अनंत तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वैसे इस बीमारी को जड़ से ख़त्म तो तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति का नैतिक चरित्र सुधरे, वह अपने आप में स्वयं में सुधार करे। वैसे हम सोचते हैं आखिर किसी भी आदमी को ऐशो आराम के लिए कितना पैसा चाहिए। साधारण जीवन यापन की बात मैं नहीं करता। आखिर आम आदमी के पास कितना बैलेंस, कितनी नई नई गाड़ियाँ और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कितनी संख्या में मकान होने चाहिए। मित्रों, मैं चिकित्सक बंधुओं से, इस पेशे से जुड़े हुए विभिन्न पायदानों पर बैठे लोगों से यह विनम्र और करबद्ध निवेदन करूंगा कि कभी कुछ पल के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर दिल की गहराइयों से ये सोचो कि क्या हम जिस नोबल प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन में हमारे पास आने वाला आम आदमी, उसके साथ क्या हम उचित व्यवहार कर रहे हैं। ये आप तय मानिए, अगर हमको नहीं तो हमारी पीढ़ी को इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। और विद्वत जन, संत जन बताते हैं कि हर व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का फल तो उसको कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। कुछ लोगों को कोई घटना विशेष या कहें उसके साथ होने वाली दुर्घटना से समझ आ जाता है, और कुछ लोग इस जन्म में ना समझकर अपने कर्मों के फल अपने अगले जन्म में भोगने के लिए साथ ले जाते हैं। शायद आपको मेरी ये बातें आज के समय के हिसाब से दकियानूसी से भले ही लगे, पर ये सच है। अगर विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने अधीन आने वाले समस्त धनवान चिकित्सकों, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, तमाम बड़े बड़े 3 स्टार से लेकर 5 स्टार हॉस्पिटलों, संस्थानों द्वारा पिछले ज़्यादा नहीं 15 से 20 वर्षों में जो संपत्ति, जो असेट्स उनके द्वारा जुटाए गए हैं, उनकी ईमानदारी से, दृढ़तापूर्वक, नेक नियति से जांच करवाई जाए तो शायद इतनी चल अचल संपत्ति इन चिकित्सक बंधुओं से बरामद हो जाएगी कि अगले 50 वर्षों तक शायद सरकार को किसी भी तरह का इनकम टैक्स या जीएसटी टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, और वह सारी अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति देश के विकास में काम आएगी। अब तो सरकारें भी पीपी मोड पर अपने अपने राज्यों में बहुउद्देशीय चिकित्सा सुविधा और विभिन्न बड़ी बड़ी जांच की सुविधाएं और जो भी बड़ी बड़ी मशीनें चिकित्सालयों में लगने लगी हैं, उनको पीपी मोड पर अर्थात निजी साझेदारी पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने लगी है, जिससे सरकार पर अधिक बोझ ना हो सके। और काफ़ी जगह तो उस राज्य की सरकारें ये जांच और इलाज की सुविधा भी प्राइवेट क्षेत्र के संस्थानों को अथवा पीपी मोड पर देने लगी है। फिर भी यदि पिछले 15 वर्षों में सरकारी चिकित्सालयों और उनसे जुड़े हुए चिकित्सा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज स्तर के संस्थानों में जो बड़ी बड़ी जांच एवं इलाज की मशीनें
जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ओटी की विभिन्न मशीनें, हार्ट ऑपरेशन एंड ऑपरेशनों में काम आने वाली विभिन्न मशीनें, एक्सरे मशीनें और भी बहुत सारे उपकरण जो चिकित्सा क्षेत्र में काम आते हैं, वो उन बड़े बड़े संस्थानों द्वारा पिछले 15 वर्ष में जिस भी कंपनी से खरीदे गए, उस कंपनी द्वारा प्राइवेट सेक्टर में जो ये सामान सामग्रियाँ उस समय बेची गई, ऐसी तमाम मशीनें उपकरणों की रेट चेक की जाए तो इन दोनों रेट्स में सरकारी चिकित्सालयों में और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेट दी गई या जिस रेट्स पर ये मशीनें सप्लाई की गई, रात दिन का अंतर मिलेगा। इससे बहुत सारे चिकने चुपड़े चेहरे, राजनीति के लोग और राजनीति क्या कुछ बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों के कर्ता धर्ता बेनकाब हो जाएंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। पर आज तक ईमानदारी से किसी भी सरकार ने ये नहीं किया, ना ही करेगी, क्योंकि सरकार की जान को रायता फैलने की पूरी उम्मीद है। वैसे तो जब जब समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से किसी भी राज्य में ये मामला उठाया गया तो बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई। कुछ लोगों को शायद सज़ा भी मिली हो, जिसके मेरे पास कोई प्रमाण या रिकॉर्ड तो नहीं है, पर ऐसा हुआ ज़रूर है। इन सब घोटालों का एक और पहलू है, वर्तमान में कुछ समाचार पत्रों में आता रहता, वह है सरकार जिन जिन फर्मों को, जिन जिन एजेंसियों को सरकारी अस्पताल में जांच का टेंडर देती है, उन एजेंसियों और उन संस्थानों द्वारा कितनी ईमानदारी से मरीजों की जांच की जाती है, यह भी विशेष जांच का पहलू है, जिस पर बहुत ही गौर किया जाना आवश्यक है। अक्सर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों में काम कर रही ये निजी कंपनियां प्रामाणिकता से मरीज की जांच नहीं करती। जब जब भी किसी मरीज की जांच जो पूर्व में सरकारी चिकित्सालय में इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा की गई, उसकी वही जांच जब बाहर दूसरे निजी लैब पर करवाई जाती है तो उनकी रिपोर्ट्स में अर्थात क्रॉस चेक करवाने में रात दिन का अंतर मिलता है। ऐसे में मरीज का इलाज करने से संबंधित चिकित्सक को भारी परेशानी हो जाती है। बताइए क्या किया जाए? मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी नज़र में आज की आपाधापी और व्यावसायिक प्रतियोगिता में निजी कंपनियां बहुत ही कम दर पर मरीजों को जांच की सुविधा का टेंडर ले लेती हैं और कई बार तो ये रेट सरकार द्वारा तय की गई रेटों से भी बहुत कम होती है। तो ऐसे में जांच का टेंडर लेने वाली फर्म कैसे मरीज की सही तरीके से जांच कर सकती है और प्रमाणित तरीके से जांच की रिपोर्ट कैसे दे सकती है, यह सोचने का विषय है। ये भी हुआ है कि बाद में उस फर्म को सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा दंडित कर दिया जाए, लेकिन उस कंपनी की जांच रिपोर्ट ने डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए दिक्कतें तो पैदा कर ही दी। मित्रों, प्राइवेट क्षेत्र के डायग्नोस्टिक लैबों का यह कंपटीशन यहीं नहीं रुकता। आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबार में विज्ञापन पढ़ते रहते हैं कि 20 तरह की 25 तरह की जांच 250 रुपये में, ये 499 रुपये में, या कुछ भी। वह लोग पब्लिसिटी के लिए अपना भ्रामक प्रचार प्रसार करते रहते हैं, पर क्या वास्तव में ये कंपनियां, ये लैब ईमानदारी से मरीजों की इतने कम पैसों में इतनी जांच जो विज्ञापन में इन्होंने दी है, जो विज्ञापनों में इन्होंने प्रसारित की है, कर पाएंगी? शायद बिल्कुल नहीं। इसलिए अपना हेल्थ चेकअप आप जब भी करवाएं, किसी अच्छे प्रमाणित लैब से करवाएं। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा लालच में ना पड़ें। अपने स्वास्थ्य से और अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपके शरीर के स्वास्थ्य की जांच और उसकी रिपोर्ट उचित नहीं आने पर, सही नहीं आने पर आपके साथ पश्चिम बंगाल की सरकार की तरह खेला तो हो ही जाएगा और आप दर दर अपना इलाज व अपनी जांच करवाने के लिए भटकते रहेंगे। सो आप जानबूझकर फटे में पैर मत फंसाइए, अर्थात सस्ते के चक्कर में परेशानी मोल मत लीजिए। इन सब बातों को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि यार आखिर क्या करें, यह तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। इसलिए आप और हम सब सिर्फ और सिर्फ
अपनी सतर्कता से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। लूटने वालों की, ठगों की कोई सीमा नहीं है। बेखौफ इनका ठगी का धंधा मेडिकल में ही नहीं, देश के हर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है। आप सोच रहे होंगे समस्या तो बता दी, पर इसका समाधान क्या है? मित्रों, इसके लिए सरकारों को और हम सबको ही जागृत होकर कार्य करना पड़ेगा। सरकारों को त्वरित कार्रवाई अर्थात सरकारों द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत एवं सजग रहकर काम करना पड़ेगा। यूँ तो केंद्र सरकार द्वारा क्लिनिकल एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद पूरे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उस एक्ट को लागू करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रैक्टिकल बात यह है मित्रों कि इस एक्ट के बारे में इसकी जो विभिन्न धाराएं उनमें बड़ी कठोर अव्यवहारिक नियम हैं। उन नियमों से अव्यवहारिक नियमों से परिपूर्ण है। व्यवहार में किसी भी डायग्नोस्टिक लैब को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसे क्लिनिकल एक्ट की पालना के लिए जो पेपर और सर्टिफिकेट जारी करवाने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा और अव्यवहारिक है। अर्थात फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खर्चीला काम भी है। इनका खर्च लाखों रुपए में आता है और बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें बिल्डिंग, अग्निशमन, टेक्नीशियन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि बहुत सारे झंझट होते हैं। कहने का मतलब है उनकी पूर्ण रूप से पालना डायग्नोस्टिक लैब के लिए या किसी भी चिकित्सालय इत्यादि के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसा हमने अपने अध्ययन में पाया कि इस एक्ट को व्यवहारिक तरह से देखा जाए, उसकी अव्यवहारिक बातों को हटाकर इसे सरल किया जाए और किसी भी एक्ट को लागू करने से पहले जिन लोगों पर वह लागू हो उनके सुझाव और उनकी समस्याओं के समाधान, सुझाव की खिड़कियां सरकार को हमेशा खुली रखनी चाहिए। कोई भी नियम सरकार द्वारा लागू करने के बाद उसकी समीक्षा के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। ये कानून अंग्रेज़ों के बनाए काले कानून की तरह नहीं होने चाहिए कि एक बार जो कानून बना दिए पत्थर की लकीर हो गई। अगर ऐसा है तो अंग्रेज़ों के शासन में और लोकतंत्र में क्या अंतर हुआ। लेकिन अभी सरकारों की स्थिति चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं, लगभग हर क्षेत्र में लकीर के फ़कीर की तरह है। कानून बनाकर काले अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए जाते हैं और दोस्तों ये काले अंग्रेज़ गोरे अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है। मित्रों, इस एक्ट के लागू होने में जो लोग इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनसे ये अनुभव आया है, उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि ये सारी औपचारिकताएं किसी लैब या हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आवश्यक है, यदि वह किसी भी तरह पूरी कर भी ली जाए और रजिस्ट्रेशन हो भी जाए तो रजिस्ट्रेशन करने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र की एजेंसी के अधिकारी अर्थात जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भारी भरकम सेवा करनी पड़ती है। और आज के समय में सेवा करने का मतलब आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और मित्रों, सिलसिला यही नहीं रुकता। जांच के लिए भेजने वाले डॉक्टर को भारी भरकम कमीशन और फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों की मासिक सेवाएं, ऐसे मध्यम दर्जे के डायग्नोस्टिक लैब एवं हॉस्पिटल तो यह काम बंद करके मूंगफली बेचने या अन्य कोई कार्य करना ज़्यादा उचित समझेंगे। इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी ही है। मित्रों, बातें तो इस क्षेत्र की और भी है, पर यह एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कल रात्रि इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपने सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपसे भेजें। इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।